हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस में कि हाउ वी कैन एनालाइज द बैंकिंग स्टॉक्स। और बैंकिंग स्टॉक्स को एनालाइज में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं और बैंकिंग स्टॉक को इस नॉर्मल स्टॉक की तरह एनालाइज नहीं किया सकता है। इसलिए हमने एक ने वीडियो बनाया है, वीडियो सेशन चालू किया और ये फर्स्ट सेशन ऑलरेडी हमने डाल चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल्स में, जिसमें कि हमने बताया है कि की पैरामीटर्स क्या है बैंकिंग स्टॉक को एनालाइज करने का। उसके बाद भी मुझे ये लगा कि बहुत सारे लिमिटेशन बैंकिंग स्टॉक के रेड फ्लैग फाइंड आउट करने के या फिर बहुत सारे रेंज हमारे बैंकिंग स्टॉक्स के पैरामीटर के नहीं हैं। तो ये वीडियो में हमने सेशन में हम स्टार्ट कर रहे हैं और जिसमें हमने उस पैरामीटर को भी एनालाइज करेंगे, जिससे आपके पास अगर कोई भी बैंकिंग स्टॉक हो, चाहे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, यस बैंक, जिसके तीनों के रिजल्ट आ चुके हैं अभी और आने वाले हैं, उसको आप एनालाइज कर सकते हैं और आप उसके पैरामीटर में देख सकते हैं। तो ओवरऑल बात करें कि बैंकिंग स्टॉक्स में क्या है कि सभी पैरामीटर्स तो आपको ओके ओके मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो उसमें कौन से पैरामीटर को ज़्यादा स्ट्रेस देना है, तो रैंक वाइज एंड प्रायोरिटी वाइज। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं। तो ओवरऑल डिस्कशन की बात करें तो सभी लोग कहेंगे कि बैंक्स में सबसे पहला जो बिजनेस होता है उसमें लोन आने देने का और डिपॉजिट करवाने का, यानी एडवांस और डिपॉजिट, ये दो चीज़ टर्म आता है। तो एडवांस और डिपॉजिट तो आप लो इंटरेस्ट पे देंगे लोन तो बढ़ जाएगा, ठीक है। और डिपॉजिट करने के लिए जहाँ तक है, आप अकाउंट फटाफट खोलेंगे तो वो भी क्या कासा बढ़ जाएगा। तो अब बात आई कि ये सब तो हो जाएगा, लेकिन अब सबसे बड़ी चीज़ लोन के हिसाब से क्या है, जिस हिसाब से बैंकरप्सी की तरफ जाती है या लोन नहीं उठा पाती है, तो उस हिसाब से हम प्रायोरिटी के वाइज स्टार्ट करें। तो सबसे पहला पॉइंट आता है किसी भी बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक को देखने का, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट कितना है, उसकी रेशियो क्या होती है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो ऐसा पैसा जो पुअर लोन है, जो आपको रिकवर नहीं हो पा रहा है, तो उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट के अंतर्गत देते हैं। और इसका दो तरह के होते हैं, ग्रॉस एनपीए होता है और एक नेट एनपीए होता है। तो ग्रॉस एनपीए कैसे निकालते हैं, तो ग्रॉस एनपीए देखिएगा तो ग्रॉस एनपीए, ग्रॉस नेट परफॉर्मेंस एसेट, जो आपका जो भी अमाउंट आएगा डिवाइडेड बाय टोटल एडवांस, यानी आपने लोन कितना दिया उसमें से कितना ग्रॉस एनपीए होने की आपको संभावना है। बैंक को लग रहा है कि पैसा नहीं आएगा, मल्टीप्लाई भी 100 करेंगे तो ग्रॉस एनपीए आ जाएगा। उस तरह नेट एनपीए देख सकते हैं कि नेट नेट नॉन परफॉर्मेंस एसेट, जितने आपने दे रहे हैं कि जितना अमाउंट हमारे बैंक को नहीं मिलना है वो चीज़, एंड टोटल एडवांस, यानी टोटल आपने लोन जो दिया है मल्टीप्लाई भी 100 करेंगे तो नेट एनपीए आएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट राइज होता है कि ये नेट एनपीए का रेंज क्या होना चाहिए, बेटर क्या है नेट एनपीए का रेंज। तो यहाँ देख सकते हैं कि जैसा कि अगर ग्रॉस एनपीए अगर देखते हैं तो आपका 2 से 3% होनी चाहिए और बेटर इज लोअर, जो बेटर हो, लोअर आ जाए तो बहुत अच्छा है। और नेट एनपीए 1 से 1.5% होनी चाहिए, इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर नेट एनपीए इसके ऊपर है, रेड फ्लैग आपको कंपनी शो कर रही है। तो अब इस पैरामीटर को हम लोग किस ढंग से एनालाइज करते हैं वो देखिए। अब यहाँ जैसा कि देख सकते हैं एचडीएफसी का एग्जाम्पल लिया गया है कि ग्रॉस एनपीए 1 से 2% के नीचे है, नेट एनपीए 0.5 और 1 रेंज के नीचे है। तो एचडीएफसी बैंक इस हिसाब से अच्छी मानी जा रही है। अगर यहाँ पे नेट एनपीए 1 से ऊपर आए, 1.5 आए, 2 आए, तो अब इसमें क्या देखना है वो एक पैरामीटर को हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब देखिए ग्रॉस एनपीए में रेड फ्लैग कैसे फाइंड आउट करें, तो जैसे कि अगर आपका एनपीए 5% से ऊपर हो गया, ग्रॉस एनपीए जो कि 2 से 3 होना चाहिए, 5 से ऊपर हो गया, तो ये रेड फ्लैग शो करता है। उस स्टॉक से आप सीधा सीधे निकल जाइए, क्योंकि पैसा ही आने वाला नहीं। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें कि पेयर के कंपैरिजन में, देखिए कि आपका पेयर का ओवरऑल इंडस्ट्री का नेट एनपीए कितना चल रहा है। अगर बैंकिंग सेक्टर के इंडस्ट्री का नेट एनपीए देखें तो 1 से 2% ही दिखा रहा है और क्रॉस में 4 to 5% से नीचे है। तो 5% से ऊपर नेट एनपीए किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए। तो आप प्राइवेट बैंक या गवर्नमेंट बैंक, जिस तरह के बैंक हैं, उसको आप एक बार एनालाइज करके देखिए आपकी एनपीए कितनी आ रही, कमेंट्स में बताइए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर के अगर ध्यान दें तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है सीआर। मान ले ठीक है आपकी एनपीए बढ़ रही है, बाकी बात आपको पैरामीटर ओके मिल रहा है, फर्स्ट पैरामीटर हमने चेक किया एनपीए बढ़ रही है, तो आप क्या करेंगे, तो कैपिटल एडिक्वेट रेशियो चेक करेंगे। भैया एनपीए आ रही है, एनपीए पैसा जो नहीं आएगा, तो क्या कंपनी के पास उतना पैसा सर अमाउंट है जो आरबीआई गाइडलाइन दे रही है उस टेयर के अकॉर्डिंग, आप जिस टेयर सिटी के अंदर बैंकिंग कर रहे हैं उस टेयर के अकॉर्डिंग। तो ये कैपिटल एडिक्वेट रेशियो होती है कि आपको आरबीआई गवर्नमेंट एक पैसा रखने के लिए बैंकिंग जब लाइसेंस देती है तो देखती है कि आपके पास में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी होनी चाहिए।
क्या मनी होनी चाहिए, आप आरबीआई से जो ले रहे हैं और आप अपने बैंक पैसा लेकर के आ रहे हैं, वो बैंक आपको कितना लेके आ रहे हैं। तो रेंज एक्चुअली दिया जाता है, उस रेंज के अकॉर्डिंग आपको पैसा आना चाहिए। उस रेंज के अकॉर्डिंग आपका अगर हाई है तो आपको एनपीए थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सकता है वहाँ पे। तो अब नेक्स्ट पैरामीटर देखिए कि सीआर क्या होनी चाहिए। फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर के हिसाब से सीआर रेंज सेलेक्ट होता है। तो सीआर निकालने का फार्मूला क्या है, टीयर 1 कैपिटल एंड टीयर 2 कैपिटल दोनों को जोड़ दीजिए, डिवाइड बाय रिस्क वेटेज एसेट, और कितने एसेट जो रिस्क पे है उससे मल्टीप्लाई की डिवाइड कीजिए एंड मल्टीप्लाई बाय 100 कीजिए, तो सी आर निकल आएगा। अब सी आर का करेंगे क्या, सी आर हमारा रेंज क्या होनी चाहिए, 12 से 15% सी आर की रेंज होनी चाहिए, बेटर है उससे ऊपर हो। नॉर्म्स क्या बोलती है, नॉर्म्स बोलती है 9 से 11% होनी चाहिए। 9% आपका पीएसयू के लिए और 11% प्राइवेट प्लेयर के लिए। तो यहाँ पे आपको आपके अगर बैंक अपने सपोज सेलेक्ट कर लिया है कोई प्राइवेट बैंक, तो आपको 11 से ऊपर होनी चाहिए। ऑब्वियसली वो 11 से ऊपर एचडीएफसी आईसीआईसीआई मिलेगी आपको। तो सीआर 11 से कितना ऊपर है, यानी 3-4% अगर ऊपर है, तो आप ये समझ के चलिए सीआर में आपका कुशन अगर कुछ एनपीए कम बेसी भी अगर हो रही है, एनपीए का ग्राफ अगर ईयर ऑन क्वार्टर टू क्वार्टर पे गिर रहा है नीचे, तो एक तो अच्छी चीज़ है, और वो थोड़ा सा बढ़ भी रहा है और सीआर आपका अच्छा है तो उसको कुशन मिल जाएगा। तो इस हिसाब से एनपीए को सीआर का बैकअप को लेकर के चल सकते हैं। नेक्स्ट आपको सीआर को पेयर से जैसे हमने बोला कंपेरिजन करनी चाहिए। सीआर 14 से 15 आ रहा है, एचडीएफसी का सीआर हमारा 18 आ रहा है। ठीक है, आपको हमने 11% रखने के लिए बोला, आपने 18 रख रहे हैं, तो एचडीएफसी का शेयर सबसे 18 मिल रहा है। एग्जाम्पल के लिए बोल रहे हैं, बट नॉट इट इज रिकमेंडेशन। ऐसे शेयर को उसी तरह से सीआर देखेंगे तो 16 तक आएगा। नेक्स्ट आपका रेड फ्लैग सीआर में क्या हो सकता है। रेड फ्लैग ये फाइंड आउट कर, अगर सीआर हमने डिसाइड किया है कोई भी प्राइवेट बैंक है उसको 11 रखना है, वो 10 से कम है तो एक रेड फ्लैग के तौर पर ले सकते हैं। और कोई प्राइवेट बैंक है वो 9 से कम आ रही है तो उसको सीआर को रेड फ्लैग के तौर पे ले सकते हैं। तो 11 से कम जो भी हो, 11 का तो कम है इसलिए 10 का रेंज को डिसाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट तो हायर रिलेशन टायर टू के हिसाब से होता है, टायर 1 के हिसाब से इसको आपको देखना पड़ेगा। चूँकि ये सीआर क्या है कि हर टायर के हिसाब से अमाउंट डिसाइड होता है जिस बैंकिंग किस टायर में बिजनेस कर रही है। थर्ड इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक को देखना है वो है भैया रिटर्न, आरओई। हर इंडस्ट्री में हम लोग आरओई देखते हैं इन जनरल लेवल पे, बट यहाँ बैंकिंग स्ट्रक्चर कर आरओई हम 15 खोजेंगे तो इन जनरल आपको मिलेगा नहीं। बैंकिंग का 12 से आरओई ऊपर हुआ ही तो बढ़िया हो गया। अगर 12 आरओई मिल रहा है, इट इज़ एवरेज से ऊपर जितना मिले उतना बढ़िया। ठीक है, तो आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी देखे तो इक्विटी पे क्या रिटर्न बना के दे रही है, इस हिसाब से देख सकते हैं। तो आरओई का कैलकुलेशन इन जनरल हम लोग पहले भी डिस्कशन की है। आरओई को टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस में नेट इनकम, जो इनकम पे रिलेशन होता है इसका, नेट इनकम डिवाइड बाय एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी। एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी जो आपको बैलेंस शीट के अंदर मिल जाएगी और नेट इनकम आपका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में मिल जाएगा। तो नेट इनकम सब कुछ खर्चा छांट छूट करके टैक्स वैक्स दे करके जो इनकम आ रहा है वो डिवाइड है। तो आरओई बढ़ने के लिए नेट इनकम आपका बढ़ना ज़रूरी है और उस हिसाब से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आरओई आप निकाल सकते हैं। तो आरओई अब क्या होना चाहिए, 10 से 15 का रेंज होना चाहिए। जैसा हमने बताया बैंकिंग के लिए बेटर होता है 10 से 15, 12 इन एवरेज। तो ऐसा नहीं है कि 10 हो जाएगा तो बहुत हाई तौबा मच जाएगा, ऐसा भी बात नहीं है। तो उस हिसाब से अगर आरओई को, और हम स्टॉक सिलेक्शन क्या करते हैं बैंकिंग में, हमारे स्टॉक होने चाहिए कि एनपीए लो, आरओई हाई, या फिर यूँ कहें हाई पीबी रेशियो एंड हाई आरओई तो हो, तो कॉम्बिनेशन बेटर होगा। और लो पीबी रेशियो हो, प्राइस टू बुक लो हो और आरओई भी कम हो, तो ऐसा एक ट्रैपिंग होता है, इसमें हम लोगों का नहीं जाना, इसलिए हाई आरओई ऑलवेज रिकमेंड किया जा सकता है। नेक्स्ट है पेयर, अब इसको करना है कि आरओई हमने देख लिया कि इंडस्ट्री का पेयर क्या चल रहा है। इंडस्ट्री में अगर देखें ऑन एन एवरेज देखिए 12 और 15 का आरओई चल रहा है। रीजनल बैंक के हिसाब से 8 और 12 का आरओई देखने को मिल रहा है। आप कमेंट्स में बताइए आपने जो बैंकिंग स्टॉक लिया आपकी आरओई कितनी चल रही है। चाहे आपके पास एचडीएफसी हो, आईसीआईसीआई, ये दो दिग्गज बैंक है, तो आरओई के हिसाब से आईसीआईसीआई बेटर चल रहा है एज कंपेरिजन टू एचडीएफसी, आप चेक कर सकते हैं। अब आरओई का रेड फ्लैग क्या है, अगर आरओई 8% के नीचे है, बिलो द पेयर है, आप सीधा निकल जाइए स्टॉक से। क्योंकि 8% के नीचे अगर आरओई है और इसके साथ में कॉम्बिनेशन अगर पीबी का डाल देते हैं और पीबी भी लो है, 1 से नीचे है, तो कोई मतलब नहीं उस स्टॉक्स पे रह करके। जैसे आप यस बैंक के थ्रू देख सकते हैं, लेने के लिए यस बैंक में कुछ भी
दिक्कत देखा जाए तो यही सब दिक्कत मेन है, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स में ज़्यादा प्रॉब्लम, रेड फ्लैग नहीं होनी चाहिए। तो आरओई को देख सकते हैं, 8% से नीचे होगा रेड फ्लैग फाइंड आउट होगा, और हमको हायर आरओई रिकमेंड कर रहे हैं, 20% मिल जाए बहुत बढ़िया है, 12 से ऊपर मिले चलेगा हमको मुझे। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट हाईलाइट पॉइंट है जो प्रायोरिटी वाइज मैं बता रहा हूँ। फोर्थ हाईलाइट पॉइंट, नेट इंटरेस्ट फर्स्ट पॉइंट हमने क्या डिस्कशन किया, फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कशन किया एनपीए का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। दूसरा, एनपीए को बैकअप देगा शेयर, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, आपको शेयर कितना जमा कर रही है, कितना परसेंट के साथ में बैंक आई है। थर्ड पॉइंट हो गया रिटर्न, आप रिटर्न कितना, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है कि रिटर्न बना के कितना ला रहे हैं, और रिटर्न पे कॉन्सेंट्रेट कर रही है। अब ये रिटर्न बनेगा कैसे, रिटर्न बनेगा आपको नेट इंटरेस्ट मार्जिन से। नेट इंटरेस्ट मार्जिन अगर ज़्यादा आएगा तो भी आपको प्रॉफिट राइज करेगी। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन हमारा थर्ड बुलेट पॉइंट्स है बैंकिंग स्टॉक को एनालाइज करने का। आप देखिए आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता क्या है, सबसे पहली चीज़, नेट इंटरेस्ट मार्जिन वो इंटरेस्ट मार्जिन है जो आपने बैंक जिस इंटरेस्ट पे लोन दे रही है और आपके पास आ रहा है, तो आप किस बैंक को, उसको आपको जो एफडी में इंटरेस्ट प्रोवाइड करिए, वो दोनों के डिफरेंसेस को नेट इंटरेस्ट मार्जिन बोलते हैं। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन निकालते कैसे हैं, एनआईएम। तो नेट इंटरेस्ट इनकम देखिए कितना आ रहा है, डिवाइड बाय एवरेज अर्निंग एसेट। नेट इंटरेस्ट इनकम कितना आया, यानी इनकम जो इंटरेस्ट से कितना आया, डिवाइड बाय एवरेज एसेट आपकी कितनी है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन आ जाएगा। आप फंडामेंटल एनालिसिस में नेट इंटरेस्ट मार्जिन आपको किसी भी वेबसाइट में जाएंगे आपको मिल जाएगा, इतने निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट अगर करके, ये रेंज क्या होना चाहिए, हेल्दी रेंज क्या है। तो हेल्दी रेंज की जहाँ तक बात करें 2.5 से 4% होती है। अब बोलेंगे 4% से ऊपर नेट इंटरेस्ट मार्जिन मिल जाए बहुत बढ़िया, लेकिन बहुत कम ही है। एचडीएफसी का मिल सकता है, आईसीआईसीआई मिल सकता है, उसके अलावा कोई नहीं मिल सकता। तो 2.5 से 4 का नेट इंटरेस्ट मार्जिन का रेंज है, जो कि इससे ऊपर मिल जाए तो बढ़िया, लेकिन 2.5 के नीचे रिकमेंड नहीं है। तो 2.5 के नीचे ना जाए, वरना बैंकिंग्स को प्रॉफिट जनरेट करने में दिक्कत आ सकती है। अब पेयर के कंपेरिजन में देख लीजिए, एचडीएफसी का 4 के आसपास का नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, तो 2.5 और 4 के पीछे नेट इंटरेस्ट मार्जिन को अपने को रखना है। अब इसके रेड फ्लैग की बात करें, अगर आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन 2% से नीचे है या डिक्लीन हो रहा है ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर टू बेसिस पे, उस स्टॉक से सीधा निकलिए, कोई मतलब नहीं उस स्टॉक में रहने का। और कोई लार्ज गैप है फ्रॉम द पेयर से, अगर आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन 2.5 का चल रहा है और दूसरे का 4 का चल रहा है तो भी चलेगा, लेकिन आपका मार्जिन 1.5 का चल रहा है, दूसरे का 4 का चल रहा है, तो आप कहाँ बिजनेस में सस्टेन कर पाएंगे, आपको मार्जिन ही नहीं बच रहा, बिजनेस रन करके करेंगे क्या। तो ये फोर्थ बुलेट पॉइंट्स हम लोगों ने एनालिसिस कर लिया। 5 पॉइंट्स जो बैंकिंग स्टॉक्स में देखना है, जो कि मेजर है वैल्यूएशन स्टॉक के तौर पे, पीबी, इसी की मैं बात कर रहा था। और ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। पीबी जैसा बोल सकते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू, यानी कंपनी की बुक वैल्यू, प्राइस जो अभी करंट प्राइस या मार्केट कैप चल रहा है, डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर लेंगे। मार्केट पर शेयर लिए हैं, प्राइस को लेते हैं तो बुक वैल्यू लेंगे। अगर मार्केट कैप लेना है मुझे तो बुक वैल्यू को पकड़ेंगे ऑन कैपिटल के ऊपर में। तो अब ये बुक वैल्यू क्या है, आप स्लाइड में देख सकते हैं, हमारा फंडामेंटल एनालिसिस में बुक वैल्यू का पूरा डिटेल गवर्निंग किया है। अब बुक वैल्यू क्या होना चाहिए, करंट शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू, यहाँ पे हमने भी देखिए क्लियर कर रहे हैं। अब ये बुक वैल्यू का रेंज क्या होगा, बुक वैल्यू का रेंज अगर देखें, प्राइस टू बुक वैल्यू नॉर्मली 1 के नीचे होनी चाहिए। अब क्या 1 के नीचे मुझे बैंकिंग स्टॉक्स की मिल रही है, आप बोलेंगे बहुत सारे में 1 के नीचे नहीं मिल रही। तो बैंकिंग स्टॉक्स में हम लोग अगर देखें तो बुक वैल्यू बैंकिंग के 5 के ऊपर नहीं जानी चाहिए, 1, 3, 5, 1 से 3 मीडियम, 3 से 5 मीडियम, 5 से ऊपर हाई। तो 5 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, 1 और 3 के नीचे होगी तो बुक वैल्यू को तो ऊपर में चलेगा हमारा काम। अब ये बुक वैल्यू का रेंज देखिए, अगर यही चीज़ बोल रहे हैं, बुक वैल्यू जो हमने पॉइंट बोला, बुक वैल्यू सिग्निफिकेंट एवट द पेयर्स विदाउट स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल एनालिसिस। अगर आपकी हाई आरओई है और हाई बुक वैल्यू है तो ये दो कॉम्बिनेशन बढ़िया है, लेकिन आपका बुक वैल्यू 1 से कम मुझे दिख रहा है, जो चाहिए एक्चुअली बुक वैल्यू 1 से कम है, वैल्यूएशन कम है, वैल्यूएशन लो पे है, और पुअर आरओई है और एनपीए होकर रख रही है वैल्यूएशन, तो आपको अगर हाई एनपीए जा रहा है, हाई आरओ पुअर आरओई मिल रही है, बुक वैल्यू नीचे, यानी 2 पॉइंट में पैरामीटर में प्रॉब्लम है। ये तीनों पैरामीटर में अगर आपको वैल्यूएशन भी अच्छा मिल गया है लेकिन आरओई रिटर्न नहीं है और एनपीए ज़्यादा है, तो वो स्टॉक में बने रह के कोई फायदा नहीं है। तो आप अपने स्टॉक के एनालिसिस कीजिए, ये तीनों पैरामीटर तो फुलफिल नहीं हो रहा है, तो
वैल्यूएशन किसी भी स्टॉक की ज़्यादा हो चलेगा, लेकिन हमको रिटर्न और पैसा आने की गारंटी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट का जो हम लोग पॉइंट का एनालिसिस करते हैं, जिसमें हम लोग देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अगर बैंकिंग स्टॉक्स की बात करें तो कॉस्ट ऑफ इनकम रेशियो। तो इनकम करने के लिए क्या कॉस्ट पे करना पड़ रहा है, और ये ऑलरेडी ऑलवेज कम होनी चाहिए। तो कॉस्ट इनकम रेशियो क्या है? कॉस्ट इनकम रेशियो का कैलकुलेशन देखें। कॉस्ट टू इनकम रेशियो क्या है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, खर्चा जो काट रहे हैं, डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेशन इनकम कितना आ रहा है उस पे को जो खर्चा कर रहे हैं उससे डिवाइड करना है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग इनकम मल्टीप्लाई बाय 100, ये कॉस्ट टू इनकम आ जाएगा। तो कॉस्ट टू इनकम का रेंज क्या होना चाहिए? 40 से 60% होना चाहिए। लोअर इज़ द बेटर। 40 से 60% का रेंज हेल्दी रेंज कहलाता है। अगर 40 से नीचे है कॉस्ट टू इनकम बहुत बढ़िया है, 30 है तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 60 से ऊपर कॉस्ट टू इनकम रेशियो नहीं आनी चाहिए। अगर एच के केस में देखा जाए, कंपैरिजन करें, एच के केस का में देखा जाए, ये एफिशिएंसी ऑफ द बैंक शो करती है कॉस्ट टू इनकम, और ये 40 से 50% का रेंज में देखने को मिल रहा है। अब इसमें रेड फ्लैग क्या है? रेड फ्लैग एक ही चीज़ है, अगर 40 से 50 और 60 के बीच में हमने बोला है, तो 70 से ऊपर अगर कॉस्ट टू इनकम अब जा रहा है तो ये रेड फ्लैग के तौर पे ले सकते हैं उस कंपनी में, और इस कंपनी को फंड जनरेट करने में, प्रॉफिट जनरेट करने में बहुत दिक्कत आएगी। अगर देख लीजिए किसी फंड का कॉस्ट टू इनकम 70% से ऊपर है, तो आप देखिए आरओई क्या वो जनरेट कर रही है, आपको लगेगा आरओई 10 के नीचे भाग रहा है वो। नेक्स्ट पॉइंट जो हमेशा बैंकिंग स्टॉक्स में देखा जाता है, और लेकिन ये बहुत सारे केसेस में ये मैनिपुलेशन होता है इसमें, इसलिए ये बैंकिंग स्टॉक को हमने 7वें नंबर पे रखा है अगर एनालिसिस के पॉइंट से देखें। कासा रेशियो, करंट एंड सेविंग अकाउंट रेशियो। अब करंट एंड सेविंग अकाउंट क्या है भाई? आप इंटरेस्ट बढ़ा दीजिए, आपको बैंक खोलने के लिए करंट एंड सेविंग अकाउंट खट खट खुलना चालू हो जाएगा। तो कासा रेशियो का कैलकुलेशन हम देख सकते हैं। तो अब कासा का क्या है? तो कासा रेशियो कैसे? करंट अकाउंट डिपॉजिट कितना हो रहा है भाई, प्लस सेविंग अकाउंट डिपॉजिट कितना हो रहा है, ये दोनों को जोड़ दिए, डिवाइडेड बाई टोटल डिपॉजिट से कर दीजिए, मल्टीप्लाई 100, तो कासा रेशियो परसेंटेज में आ जाएगा। तो कासा रेशियो हायर क्या करते हैं, 30% से 50% से ऊपर होनी चाहिए कासा, हर बैंकिंग के अकॉर्डिंग। तो 30 और 50 से ऊपर है रेंज, तो आपका कासा रेशियो बेटर है। इससे नीचे नहीं होनी चाहिए। यानी अगर आपका बैंक अकाउंट खुल ही नहीं रहा है तो रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा? सेल्स ही नहीं है, तो सेल्स बढ़ाने के हिसाब से ये रेशियो को हम लोग देखते हैं कि आपका करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट का क्या पोजीशन आ रहा है। ठीक है, अब पेयर के थ्रू कंपेरिजन कीजिए इसका। अभी ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है, आपको बैंकिंग स्टॉक में सिलेक्शन करना है और इससे प्रॉफिट कमाना है, तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है, और इसके अंदर जो भी माइक्रो लेवल पे बात बताई जा रही है उसको एनालाइज करना है, सभी रेंज के साथ बताया जा रहा है। ये बहुत ही कम ही डेटा अवेलेबल है इससे रिलेटेड। तो अब पेयर की बात करें, तो पेयर के हिसाब से कंपेरिजन, कोटक महिंद्रा बैंक थर्ड लार्जेस्ट बैंक के तौर पे देख सकते हैं प्राइवेट बैंकों में, तो इसका रेंज 40 to 50 के रेंज में आ रहा है। कासा का 20 के नीचे है तो ये आपका रेड फ्लैग, आप सीधा बाहर निकलिए। अगर आपका कासा रेवेन्यू बढ़ ही नहीं रहा है, तो 20% के इसके हिसाब से ग्रोथ हो रहा है, तो उस हिसाब से आपको क्या करेंगे, आपको 40 से 50 के ऊपर में कासा चाहिए, एंड मच लोअर देन पेयर एवरेज से हो। पेयर का एवरेज अगर 30 का है, उससे भी आपका कासा 20 चल रहा है, तो आपको कंपटीशन में रह ही नहीं पाएंगे, आपका अकाउंट खोल ही नहीं पा रहा है कंपनी। नेक्स्ट पॉइंट को एनालिसिस 8 पॉइंट ऑफ रैंक वाइज अगर देखें हम बैंकिंग स्टॉक में, सीआर देखते हैं, प्रोविजन ऑफ कवरेज रेशियो। अब सीआर क्या है भाई? प्रोविजन कवरेज रेशियो। प्रोविजन कवरेज रेशियो का अगर एग्जांपल के थ्रू समझे, कैलकुलेशन देखें पहले। प्रोविजन आप बैलेंस शीट के अंदर देखेंगे तो प्रोविजन एक टर्म है स्टेटमेंट में, आपका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में देखेंगे तो प्रोविजन एक अमाउंट आएगा, प्रोविजन फॉर एनपीए। प्रोविजन फॉर एनपीए कितना अमाउंट प्रोविजन में जा सकता है एनपीए के लिए, जो कि आपको माइनस करना पड़ेगा, डिवाइड बाय ग्रॉस एनपीए। तो प्रोविजन निकालने के लिए देखिए ग्रॉस एनपीए की जरूरत पड़ गई यहाँ पे, और ये एनपीए, तो ये दोनों पैरामीटर आपको प्रोविजन के तौर पे काम आएगा। तो हेल्दी रेंज क्या है, 70 और 80% से ऊपर होनी चाहिए। यानी कि प्रोविजन एक ऐसा टर्म है जिसमें आपको जो एनपीए अमाउंट हो रहा है आपका,
अब इसका देखिए लिंक एनपीए से है, तो ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए जो हो रहा है, तो टोटल ग्रॉस एनपीए जो हमने रखा है और नेट एनपीए भी हमें जो जो मिला है, उसमें कितना परसेंट रेंज ऑफ लोन रिकवरी की चांसेस हैं। तो इसी के लिए बोला जाता है अगर चांसेस 70-80% से ऊपर है ग्रॉस एनपीए के ऊपर नेट एनपीए हमारा आने का, तो प्रोविजन कवरेज रेशियो ज़्यादा होगा। तो प्रोविजन कवरेज रेशियो इस हिसाब से मुझे ज़्यादा चाहिए। तो पेयर के हिसाब से अगर देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग बैंक क्या करती है, आईसीआईसीआई बैंक है जो 80% प्रोविजन कवरेज रेशियो है। तो यानी जो एनपीए हो रहा है उसमें हम 80% कवर करने की पॉसिबिलिटी हम उसमें दिखाते हैं। तो पीसीआर कभी भी 50% के नीचे नहीं होनी चाहिए। किसी कंपनी की पीसीआर 50% के नीचे और एनपीए भी बढ़ रहा है, तो मतलब वो कंपनी ना लोन रिकवर कर पा रही है और आपका एनपीए अमाउंट भी ज़्यादा हो रहा है। तो अगर एनपीए आपके पास में ज़्यादा है तो तो पीसीआर को कम करेंगे। पीसीआर आपका जितना बेटर होगा, यानी हायर साइड होगा कवरेज रेशियो, तो ज़्यादा बेटर होगा। इस चीज़ को थोड़ा सा माइन्यूटली समझने की ज़रूरत है। आप ये पीसीआर आपको देखिए लोअर देन एवरेज हो या 50 से कम हो, दोनों केसेस में ये आपका नेगेटिव पॉइंट माना जाता है और एसेट क्वालिटी को ये इम्पैक्ट करती है। नेक्स्ट 8 पॉइंट ऑफ डिस्कशन देख सकते हैं इसमें आपका एलडीआर। तो ये एलडीआर क्या है? एलडीआर लोन टू डिपॉजिट रेशियो। तो ये इम्पैक्ट क्या करती है? तो ये लोन टू डिपॉजिट रेशियो अगर ये फार्मूला के थ्रू देखें, ये कैलकुलेशन है टोटल लोन डिवाइडेड बाय टोटल डिपॉजिट। टोटल लोन आपने दिया और आपके पास में आया कितना, तो आपने लोन कितना दिया, आपके पास में टोटल डिपॉजिट कितने हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। तो हेल्दी रेंज अगर इसके बारे में देखा जाए तो 70 से 90% का हेल्दी रेंज कहलाता है लोन टू डिपॉजिट रेशियो। तो अब पेयर के हिसाब से कंपेरिजन करें, पेयर से कंपेरिजन कीजिए, 70 से 75 से 80% है। कुछ रेंकों का जैसे यस बैंक है जिसको लोन टू डिपॉजिट रेशियो 50 से 70%, 55 से 70% दिखने को मिल रहा है हिस्टोरिकली, और तो वो एक रेड फ्लैग के तौर में आता है। आपको लोन टू डिपॉजिट रेशियो बढ़ना चाहिए, है ना। लोन टू डिपॉजिट रेशियो के रेड फ्लैग देखें, एलडीआर एलडीआर 100% से कम हो और एलडीआर लोअर देन द लीडिंग एक्टिविटी 50% से नीचे एलडीआर है, तो आपका ये रेड फ्लैग होगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो लंबा हो सकता है, इस वीडियो पे टिके रहें और ये 1-to-1 एनालिसिस देखिए जिससे आपको बैलेंस शीट को समझना आसान होगा। और इस वीडियो को समझने के बाद, टर्मिनोलॉजी समझने के बाद, बैंकिंग स्टॉक के आपके बैलेंस शीट को समझना 5 मिनट्स के अंदर आप उसका एनालिसिस करके बता सकते हैं ये रेशियो क्या रेंज का है, क्या आ रहा है और उसमें हमको इन्वेस्ट करना है नहीं करना। तो 5 मिनट एनालिसिस में आप बैंकिंग स्टॉक को ट्रैक कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट स्टोन आरओई देखते हैं। आरओए रिटर्न ऑन एसेट हम लोग देखते हैं। और रिटर्न ऑन एसेट क्या है कि नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, एवरेज टोटल एसेट्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये इनकम आरओई क्या है, इनकम पे डिपेंड कर रहा है, नेट इनकम पे। तो नेट इनकम बढ़ना चाहिए आपको कंपेयर विद द टोटल एसेट। तो आरओई कितना होना चाहिए? आरओई का रेंज एक्चुअली ज़्यादा है, यहाँ पे 1 से 2% ही है। आरओई का रेंज 1 से ऊपर हो तो बेटर है, और हाई आरओई 1 से 2% ही से रेंज से बेटर समझा जाता है। अभी एचडीएफसी बैंक की आरओई कितना है, रिटर्न ऑन एसेट कितना आ रहा है? एचडीएफसी का रिटर्न ऑन एसेट 1.5% के आसपास है। तो इस हिसाब से आरओई 1 से 2% देख सकते हैं। 2% से ऊपर आरओई मिल गया बहुत बेटर है। अगर आपका 1 से नीचे रिटर्न ऑन एसेट नहीं आना चाहिए। ओके, अब देखिए यहाँ पे देखिए रेड फ्लैग के तौर पे 0.5 के नीचे जो अगर आरओई आ रहा है तो ये रेड फ्लैग के तौर पे हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर हमने अभी 50% ही एनालिसिस बताया है, जिसमें हमने ये बताया है कि किस किस रेशियो को क्या और किस किस ढंग से देखना है। अब फटाफट हम लोग देखते हैं कि बैलेंस शीट को हम लोग कैसे कवर कर सकते हैं। तो बैलेंस शीट में हम लोग को क्या देखना है, बैलेंस शीट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पकड़ते हैं हम किसी का भी, जब वो एचडीएफसी का हमने पकड़ लिया सबसे पहले, ठीक है। तो एचडीएफसी में मुझे क्या देखना है,
फ्रेंड्स, ओवरऑल एनालिसिस में हम लोग बैंकिंग के सेकंड 10 पैरामीटर्स को डिस्कशन किया है, 10 की पॉइंट्स को डिस्कशन किया है और इसके बाद हम लोग बैलेंस शीट को भी वन बाय वन एक बार एनालिसिस करेंगे। तो इस वीडियो में मिलते हैं, इतना तक ही रखते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में एक और डिटेल एनालिसिस के साथ में बैंकिंग स्टॉक्स का। थैंक यू फ्रेंड, बाय बाय। और इसका चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जो भी क्वेश्चन है कमेंट्स में पूछ सकते हैं।